हाय, वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रेज ऑफ एजुकेशन में। वेलकम बैक मेरे प्यारे बच्चों। आशा करता हूँ आप सभी सकुशल घर में और बिल्कुल हेल्दी होंगे। और आज का जो हमारे टॉपिक है, आज की सुबह बहुत ही निराली आइए हम समझते हैं नया टॉपिक एक लेकर आए हैं हम, जो आप सभी के साथ मैं साझा करना चाहता हूँ। और ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए, मेरी स्माइल रुक नहीं रही है क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है। और मैं इसको बोलूंगा ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। एमसीक्यूज में तो ये आता ही आता है। एमसीक्यूज में तो आता ही आता है। सर ये है क्या? सर ये नाम तो हमें समझ में आ गया, मार्जिन ऑफ कॉस्टिंग, और ये हमने पढ़ भी रखा है, हमने सुन भी रखा है। लेकिन आप हमें थोड़ा इसके बारे में बताए तो दीजिए, डिटेल में थोड़ी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। अभी हम कॉस्टिंग को साइड में करते हुए मैंने बोला ये जो टर्म है मार्जिनल कॉस्टिंग, ऐसी तो है नहीं कि पहली बार हम सुन रहे हैं। ये चीज आपने पहले भी कभी सुनी है क्या? कॉस्टिंग हटा दिया जाए, खाली मार्जिनल कॉस्ट लेकर आया जाए। स्माइल आ रही है बच्चों में। मार्जिनल कॉस्ट अगर ऐसा कुछ है, यस सर, यस सर। तो थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं, फिर चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फिर इसमें करना क्या है वो समझेंगे कुछ, क्योंकि मिथ्स रह जाते हैं। बच्चे अपने आप ही कुछ चीजें इमेजिन कर लेते हैं बिना सोचे, कभी कभी हो जाता है। इट्स अ फैक्ट, इट्स समथिंग व्हिच इज इंडिस्पेंसिबल। इट्स सभी के साथ, मेरे साथ भी, वी अज्यूम समटाइम्स, बट लेटर ऑन वी कम टू नो ये तो बोला नहीं था हमने। इसीलिए देखो, इस चैप्टर में शुरू से करने से पहले, बिफोर विल स्टार्ट दिस चैप्टर, वी शुड नीड टू टेक केयर क्या चीज, बेसिक की बात करते हैं। चलो बेसिक अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं। तो मैंने बोला एक की टर्म हमारे यहाँ पर आ गई यार। एक की टर्म्स की बात करते हैं पहले। तो की टर्म्स यार, मार्जिनल कॉस्टिंग तो बात की बात है। पहले तो ये बताओ, ये जो शब्द है क्या मार्जिनल कॉस्ट, हम यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट पढ़ रहे हैं जो हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था? इज दिस द सेम व्हिच वी स्टडीड इन इकोनॉमिक्स? is the same thing which we studied in economics. अब ये प्रश्न आया कि क्या ये मार्जिनल कॉस्ट जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं कॉस्टिंग के अंदर, वही है जो इकोनॉमिक्स में यूज होता था? तो सबसे पहली चीज इसका आंसर सुन लीजिए मेरे से, मेरे प्यारे बच्चों। आंसर सुन लीजिए, आंसर इज नो। नहीं है, सेम नहीं है। इट्स अ सेपरेट एंड डिफरेंट थिंग विच वी आर गोइंग टू स्टडी। ठीक है, अब यहाँ पे तो चीजें ध्यान रखनी है मेरे बच्चों। देखो, यू कैन से फंडामेंटल, ऐसा बोल सकते हैं। एस्पेक्ट्स ऑब्लिक प्रिंसिपल्स आर डिफरेंट फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स की जो बात करी जाती है या हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग की जो बात करी जाती है, दोनों ही अलग चीजें हैं। दोनों को रिलेट ना करें। दोनों के जो फंडामेंटल एस्पेक्ट है वो डिफरेंट है, वो डिफरेंट है। सर समझ नहीं आया मेरे बच्चों। इकोनॉमिक्स में ना, इन इकोनॉमिक्स वी हैव predefined assumptions, याद है? and laws like
आपका एक लॉ है ना, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ऐसा एक लॉ हम पढ़ते थे ना, रिटर्न टू फैक्टर, रिटर्न टू स्केल, प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर। इकोनॉमिक्स में मेरे को ज्यादा तो ज्ञान नहीं है इकोनॉमिक्स का, बट ये जो ज्ञानी है वो बिल्कुल बता सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ते थे। इसकी वजह से ना, इसकी वजह से मेरे बच्चे, मेनली जस्ट बिकॉज ऑफ प्री डिफाइंड अजम्पशंस, फिर से मैं बात कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ प्री डिफाइंड अजम्पशंस एंड लॉज, जो मोर इवन सिर्फ इकोनॉमिक्स में पाए जाते हैं, उनकी एप्लीकेबिलिटी के लिए पाए जाते हैं। इसीलिए दैट्स व्हाई, मतलब एग्जांपल के लिए मैंने आपको एक कोड भी कराया है, एग्जांपल, एग्जांपल देयरफॉर marginal cost, sometimes you say, doesn't equivalent to variable cost। आपने देखा था कि मार्जिनल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट अलग अलग होते हैं इकोनॉमिक्स में, उसका देखिए वो गलत नहीं है। फिर मैं वही बोलूंगा, बेस आप देखो, जब इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो उसका जो आधारभूत है, स्ट्रक्चर है, वो डिफरेंट होगा। हमें उसी की ही ऑरा में पढ़ना पड़ेगा चीजों को। सॉरी, हाँ, नॉट वेल, थोड़ा थोड़ा सा। यस, सो मैंने बोला इकोनॉमिक्स के अंदर इसीलिए दोनों में डिफरेंसेस आ जाते हैं। बट मैंने बोला क्या ये सर यही चीज आपकी एप्लीकेबल होती है कॉस्टिंग के अंदर भी? नहीं, अब मैं उसी की बात कर, तो ये सेव कर लेते हैं और इसको क्लियर कर देते हैं। बट इन कॉस्टिंग, वी डू नॉट अप्लाई इकोनॉमिक लॉज, इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक assumptions and rules। Therefore, in cost accounting या इवन अदर देन इकोनॉमिक्स, सिंपल मेरे से बोले, अभी ध्यान से सुनना है, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट। क्या सर? हाँ मेरे बच्चे, मतलब सर बताता हूँ समझाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज मैंने आपको बताई है, आपके सामने ही उत्तर होता है पेपरों में, लेकिन ना आप ढूंढ नहीं पाते हैं, क्योंकि दिमाग बचपन से ही बोला जाता है वेरिएबल कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट अलग है, और ये सही है, लेकिन इकोनॉमिक्स में उसका रीजन आपको पता है। जैसे मैंने बोला, आप एक प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, अ प्रोडक्ट एक्स requires, let's say, variable cost of rupees 500 per unit, fixed cost 5,000 rupees, compute total cost of 10 यूनिट्स। अगर मान लीजिए हमें बोला गया 10 यूनिट की कॉस्ट बताइए, फटाफट बताएंगे सर, हम बताएंगे सर, हम बताएंगे टोटल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। अब वेरिएबल सर कैसे निकलती है? आपके नंबर ऑफ यूनिट्स जितने हैं इनटू
पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। यूनिट है सर 10 और हम मेरे को 500 रुपये लगेगा एक यूनिट पे, तो ठीक है, प्लस 5,000 रुपये की फिक्स कॉस्ट है। तो सर ये टोटल कितने हुए सर? हम बताएंगे सर 10,000 रुपये का पड़ेगा 10 यूनिट, ठीक है। सो अगर मैंने बोला ठीक है यहाँ तक तो हमें समझ में आ गई बात, बट कॉस्ट ऑफ मुझे बताओ 10 यूनिट थी और यहीं पे मैंने बोला ऑल्सो फॉर 11 यूनिट्स। अगर हम 11 यूनिट्स बनाते हैं तो कॉस्ट कितनी होती है? ये तो फर्स्ट केस हो गया फॉर 10 यूनिट्स। 10 यूनिट्स का आपका ये है, ठीक है। 11 यूनिट्स की अगर आपको बनानी हो तो टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे आप? वीसी वाई सेम, यूनिट्स हो जाएगी 11 इंटू 500 प्लस फिक्स कॉस्ट 5,000, 5500 प्लस 5,000 10,500। सो अब बात आती है हमारे पास टोटल कॉस्ट पता चल गई, 10 यूनिट की 10,000 है, 11 यूनिट की 10,500 है। और मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? एडिशनल कॉस्ट। एडिशनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? एडिशनल, जो एडिशनल एक यूनिट और एक्स्ट्रा बनाने पे जो एडिशनल कॉस्ट लगती है उसे आप मार्जिनल कॉस्ट बोलते हो। तो आपकी जो एडिशनल कॉस्ट है, जो ये एडिशनल कॉस्ट है, देखो एक्स्ट्रा यूनिट कितनी? 10,500 माइनस 10,000 इक्वलेंट टू 500 रुपए। और ये देखो ये 500 रुपए क्या थी? ये 500 रुपए ही वेरिएबल कॉस्ट थी। कैसे लगा आपको? कैसे लगा? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सर वही जो ऊपर लिखा था, मार्जिनल कॉस्टिंग कुछ नहीं होता, इट्स इक्वलेंट टू वेरिएबल कॉस्ट। सॉरी, मार्जिनल कॉस्टिंग नहीं, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वलेंट टू वेरिएबल कॉस्ट अंडर कॉस्टिंग या एफएम, ठीक है। तो ये रूल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, प्लीज मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ये भूलना मत, ये बेस है, इसके बिना कुछ नहीं होगा। तो अब हमें बेसिक टर्म समझ में आ गए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अब हम यहाँ पे पॉइंट लिख लेते हैं, पॉइंट नंबर 1, marginal cost, it is an extra cost so incurred for manufacturing an additional unit of finished commodity, finished goods। फिर से ध्यान से, ठीक है मेरे बच्चों, एक एक्स्ट्रा कॉस्ट है, जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आपने दी थी ना वो है ये एक यूनिट की एडिशनल। और जैसे आपने निकाला भी था कि अगर मुझे मार्जिनल कॉस्ट निकालना है n यूनिट्स का तो मैं क्या करूंगा, जो n माइनस पीसी n माइनस 1, ये एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था ना इकोनॉमिक्स में, वो सही है। जैसे पीछे अभी हमने देखा था मार्जिनल कॉस्ट फॉर 11th यूनिट की अगर निकालनी थी तो टोटल कॉस्ट हमारी कितनी थी? 11 यूनिट की टोटल कॉस्ट हमारी 10 यूनिट की कितनी थी? तो हमने देखा 10,500 में से घटा दिया हमने 10,000, तो सर हमारे 500 आ गए। क्या ये सर और भी कोई तरीका है इसका निकालने का, मार्जिनल कॉस्ट फॉर 11th यूनिट? देखो इसी को आप ट्रांसफॉर्म भी कर देते हो, क्योंकि टोटल कॉस्ट को स्प्लिट हो जाता है टीवीसीएन प्लस टीएफसीएन में। ये सब इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ रखा है, ठीक है। ऐसे ही आपका टीवीसी n माइनस 1 प्लस टीएफसी n माइनस 1, ब्रैकेट खुलेगा तो दोनों तरफ माइनस अंदर चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? टीवीसी n प्लस टीएफसी n माइनस
टीवीसी n-1 माइनस टीएफसी n-1, और टीएफसी तो देखो टीएफसी होता है फिक्स कॉस्ट तो फिक्स है, इसीलिए हम बोलते हैं किसी चीज को मैं वेरिएबल कॉस्ट की सहायता से भी निकाल सकता हूं। तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, जैसे कि वेरिएबल कॉस्ट 5500 रुपये था माइनस 5000, तो क्या उत्तर अलग आ जाता? तो ये कहने के तरीके होते हैं मेरे बच्चों अलग अलग। अगर आपसे एमसीक्यू में बोला गया है और ये भी ऑप्शन में दे रखा है आंसर के अंदर, ये भी दे रखा है, तो दोनों ही सही है। आपके सामने देख लीजिए, गलत तो नहीं है? ये गलत है, बताइए, गलत तो नहीं है ना? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट से बेसिक्स हैं जो आप समझ रहे हो। अभी मैंने चैप्टर स्टार्ट नहीं कराया, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको ये बहुत जरूरी हो जाता है क्लियर कर लेना कि हमें करना क्या है। पहली चीज, क्या हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं? बिल्कुल नहीं सर, हम कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं, तो कॉस्टिंग की चीजों के हिसाब से ही करेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें समझ में आ गया कि सर मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, मार्जिनल कॉस्ट का सिग्निफिकेंस इकोनॉमिक्स में क्या है, कॉस्टिंग में क्या है। और रिलेशन आ गया समझ में कि दोनों का कॉस्टिंग में क्या रिलेशन है और इकोनॉमिक्स में क्या रिलेशन है। डेफिनेशन भी समझ में आ गई, एक्सप्लेनेशन एंड वर्किंग भी समझ में आ गया। अब हम अपने चैप्टर की ओर चलते हैं। हमारे चैप्टर का नाम फिर से मैं लिखता हूँ, क्या होता है? मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब ही देखिए क्या है, इसका इसका प्रयास ही क्यों जरूरत पड़ती है इसकी। क्यों? तो बेसिकली इट refers to study of variable cost, variable cost in order to get maximum return। हम कैसे कर सकते हैं रिटर्न को मैक्सिमम, उनको पढ़ना ही मार्जिनल कॉस्टिंग का एकमात्र बिंदु है। अब इसको पढ़ाया क्यों जाता है सर? वाई ऑब्जेक्टिविटी क्या है इसकी? ऑब्जेक्टिव तो हमारे पास मेन ऑब्जेक्टिव होता है, देखो क्या, ऑप्टिमम बिजनेस डिसीजन। क्योंकि आपके पास यहाँ पे ना अलग अलग से सिचुएशंस होती हैं, जैसे हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहिए क्या, सर हमें प्रॉब्लम दे रखी होती है अलग अलग। इन हाउस हम खुद बनाए बाहर से ले लें, आउटसोर्स कर दें इस तरह से, या प्रोडक्ट मिक्स कर दें सर, प्रोडक्ट मिक्स में कौन सा प्रोडक्ट कितना बनाया जाएगा, ठीक है। पीवी एनालिसिस, प्रॉफिट वॉल्यूम बेसिकली पीवीसी बोलते हैं वैसे, पीवीसी बट पीवी इज ऑल्सो। तो इन सब चीजों में आप एक अच्छा निर्णय ले सके इसके लिए ये पढ़ाया जाता है बेस। अब इसके हमारे टूल्स होते हैं अलग अलग मार्जिनल कॉस्टिंग के। वी हैव टेक्निक्स, 4-5 टेक्निक्स। वो सारी पढ़नी पड़ती है आपको। कंट्रीब्यूशन एनालिसिस, कंट्रीब्यूशन एनालिसिस एंड ब्रेक इवन एनालिसिस एंड अदर्स, ठीक है। तो ये टेक्निक्स हम स्टडी करते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर, और उसमें समझते हैं। मुद्दा मैंने आपको बता दिया, मैक्सिमम रिटर्न हो, हमारा मेन मुद्दा यही होता है कि हमारा रिटर्न मैक्सिमम हो और डिसीजन हम अच्छा ले सके। ये हमारे अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, इन हाउस आउट हाउस, बाहर से लें खुद बनाए, प्रोडक्ट मिक्स या पीवीसी एनालिसिस, प्रॉफिट वॉल्यूम एनालिसिस, पीवी एनालिसिस, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ते हैं। टेक्निक इसमें अलग अलग होती है, कंट्रीब्यूशन एनालिसिस और ब्रेक। आइए आगे देखते हैं। अब सबसे जरूरी चीज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मार्जिनल कॉस्टिंग की, क्या कि कोई भी प्रश्न जैसे इसमें आता है, एक चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ती है और वो क्या होती है? इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। क्या होती है? इनकम स्टेटमेंट।
इसमें हम स्ट्रेट लाइन यूज कर लेते हैं। लो, ठीक है जी, थैंक यू। तो देखो अब मैंने बोला यहाँ पे एक चीज जरूरी है जो समझना आपको एग्जाम्स के लिए, इनकम स्टेटमेंट। अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। अब यहाँ से ना बहुत सारे प्रश्न आपके दिमाग में और एग्जाम्स में भी आते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग की इनकम स्टेटमेंट क्यों पढ़ रहे हैं सर? क्योंकि अभी हमने पढ़ी थी स्टार्टिंग में कॉस्ट शीट, जिसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, याद है? और मैंने बताया भी था, उसमें से भी पेपर में आता। तो ये ध्यान रखना है, इसकी स्टेटमेंट उससे थोड़ी सी अलग है। कैसे बताते हैं? सबसे पहले सेल्स, या उसको हम रेवेन्यू भी बोल देते हैं, नोट कर लीजिए। उसमें से आप सबसे पहले अपनी कौन सी कॉस्ट घटाते हो? मार्जिनल कॉस्ट बोलो चाहे वेरिएबल कॉस्ट, अब एक ही बात है। अब आपको समझ में आ गया, एग्जामिनर आपको उल्लू नहीं बना सकता। तो जैसे ही आप इसको माइनस कर देते हो मेरे बच्चों, तो क्या आ जाता है? इट इज कॉल्ड अ काइंड ऑफ प्रॉफिट बट विच इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन अमाउंट। हमारे बिजनेस में कितना अमाउंट प्रॉफिट का, जिसमें से भी फिक्स कॉस्ट नहीं निकाले गए। विच सिंपल स्टेटमेंट है प्रॉफिट। या लॉस, ठीक है, प्रॉफिट या लॉस। तो इस स्टेटमेंट से हम निकाल सकते हैं सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज योर प्रॉफिट। तो ये स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखनी है। स्टेटमेंट सर क्या और बड़ी हो सकती है? बिल्कुल। कैसे? ओवरहेड्स के हिसाब से अलग अलग चीजें बढ़ाई जा सकती हैं। WIP आ जाए, फिनिश गुड्स अगर नहीं है और वो भी आ जाए तो वो हम देखेंगे। बट अभी के लिए फिलहाल ये ध्यान रखना है कि स्टेटमेंट ऑफ इनकम कैसे बनेगी आपकी। इसके अंदर स्टेटमेंट ऑफ इनकम का फॉर्मेट क्या है, ठीक है, और मार्जिनल कॉस्टिंग होती क्या है वो मैंने आपको बताई है, वो ध्यान रखना है। और अगर मान लो मैं आपको एक चीज देता हूँ, इसमें मान लीजिए क्वेश्चन मैंने आपको दिया, ड्रॉ एन इनकम स्टेटमेंट ऑफ X Limited having following details। ठीक है, अब मैंने आपको डिटेल दे दिया। मान लीजिए सेलिंग प्राइस 50 रुपीज पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट 30 रुपीज पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट 10,000 रुपये। ठीक है, आपको बनाना क्या इनकम स्टेटमेंट? अगर आपका फॉलोइंग डिटेल्स गिवन है, प्रोडक्शन 1000 यूनिट्स, तो इसकी हेल्प से बना सकते हो। फटाफट जल्दी से बना दो, फटाफट बनाएंगे, मैं वेट कर रहा हूँ आपके उत्तर का। जल्दी बताएंगे सर, हम बताएंगे सर, हम बनाएंगे, हम बनाएंगे सर। इनकम स्टेटमेंट ही तो बनानी है। सेल्स 1000 इंटू 50, 50,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट 1000 इंटू 30, 30,000। ये आ गया हमारा कंट्रीब्यूशन विच इज नाउ 20,000। और इसमें से आप क्या घटाओगे? फिक्स कॉस्ट।
दे रखी है ना 10,000। बताओ मेरे बच्चों प्रॉफिट कितना आ गया? सर हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 10,000 रुपए का। वेरी गुड। ये आपका प्रॉफिट आ गया। तो सिंपल, दिस इज कॉल्ड द सिंपल वे टू ड्राफ्ट एन इनकम स्टेटमेंट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। विद दिस बेसिक्स हमें अब समझ में आ रहे हैं, थोड़ी टर्म्स क्लियर हो गई है। अब आने वाली क्लासेस में हम इसकी टेक्निक समझेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो स्टे विद ट्यून्ड, और अगर पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। कैसे लगा आपको वीडियो जरूर हमें बताइए, प्लीज शेयर। और अपने डाउट्स हमारे से जरूर साझा करें, so that we can work and help you as much as we can. With that, please stay happy, be jolly, be cheerful. Take care. God bless you all. Bye bye. See you soon. Take care.